नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पेपर रहेगा स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन एग्जाम 2022 का। यह एग्जाम 15 नवंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो इस परीक्षा में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल साबित होंगे। प्रश्नों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिनकी प्राइस 599 रुपए है और इस पर कुछ सीमित समय के लिए 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यह टेस्ट सीरीज 1 साल तक वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल रहेगी, जिसमें 50 अध्यायवार प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के 25 टेस्ट और 25 टेस्ट ही राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज होंगे। और ये टेस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उनकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या डाली हुई है। व्याख्या भी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक रेफरेंस से है, वो उसमें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा जितने भी जो नवीनतम परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, उन परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। साथ ही किस प्रकार से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी तथ्यात्मक और अवधारणात्मक रूप से समावेशन इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 50 के 50 टेस्ट है वो अपलोडेड है, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीघट की पदवी दी गई थी? दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय, अरुणराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो पृथ्वीराज विजय, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयानक है। और जयानक एक कश्मीरी कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनके शासनकाल में इस पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की है वो रचना की थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत जो वेरीघट की उपाधि है, वेरीघट की जो पदवी है, ये दी थी गोविंद राज तृतीय को। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और लेटेस्ट जो 2022 के अगस्त के जितने भी हमने पहले भी पेपर देखे हैं, तो उसमें काफी पेपरों में पृथ्वीराज विजय के बारे में बहुत से सवाल पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न में पूछा गया था कि पृथ्वीराज विजय में जयानक ने किस शासक के बारे में कहा कि उन्होंने पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया है। तो पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भरे जाने से संबंधित जो बात है, ये चौहान शासक अजय राज के बारे में कही थी। और आप सभी को पता है कि अजय राज ने अजय प्रियद्रम नामक सिक्के है वो भी चलाए थे, और अपनी पत्नी रानी सोमलता के नाम से भी उन्होंने सिक्के चलाए थे। और इसमें कहा गया है, पृथ्वीराज विजय ने कहा गया है कि अजय राज की पत्नी सोमलता देवी है वो डेली फ्रेश कॉइन है वो यूज करती थी प्रतिदिन। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अरुणराज के बारे में भी कहा गया है कि अरुणराज ने मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करने के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने आना सागर झील का है वो निर्माण करवाया। और इसी झील के पास में इन्होंने एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया, जो अपने पिता को समर्पित था, और इस मंदिर को अजय पाल मंदिर के नाम से है वो संबोधित किया जाता है। इसके साथ साथ में इन्होंने एक और बात कही थी कि पृथ्वीराज जो प्रथम है, पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को जो लूटने आए थे चालुक्य, उन 700 चालुक्यों को मार गिराया था। तो 700 चालुक्यों को पुष्कर में जो लूटने के लिए आए थे, उसने किस चौहान शासक ने मार गिराया था? तो पृथ्वीराज प्रथम ने। तो इस प्रकार की जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलती है, जो कि जयानक के द्वारा लिखित है। और इसी में यह भी जानकारी मिलती है कि चौहान शासक चंदन राज की रानी रुद्राणी, जो महादेव की आराधना में पुष्कर में प्रतिदिन 1000 महादेव जी के नाम से वो दीपक जलाया करती थी। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना है और आरपीएससी की परीक्षा में इससे संबंधित पहले भी बहुत बार सवाल है वो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करते हुए सही कूट के चयन से सही उत्तर का है वो चयन करना है। प्रजामंडल दे रखे हैं और उसके आगे है वो नेताओं के नाम दे रखे हैं कि कौन से प्रजामंडल आंदोलन से कौन से नेता का संबंध है। देखिए जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें, बांसवाड़ा, अलवर और शाहपुरा, तो जैसलमेर प्रजामंडल के प्रमुख जो संस्थापक नेता वो थे मीठालाल व्यास, और मीठालाल व्यास ने इस प्रजामंडल की स्थापना कब और कहां की, तो 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, जोधपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रजामंडल जिसकी स्थापना उस प्रजामंडल क्षेत्र में नहीं हुई थी, संबंधित क्षेत्र में ना होकर के कहीं अन्यत्र हुई थी, तो उसमें जैसलमेर भी है। 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में मीठालाल व्यास के द्वारा की गई। साथ साथ आपको यह भी पता है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। कब? 1943। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के साथ साथ में मोतीलाल, मणिशंकर और धूलजी भाई इत्यादि व्यक्ति भी इनके साथ में थे। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कुंज बिहारी लाल मोदी और पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने कब की थी? 1938 में, 1938 में की थी। इससे पहले अलवर में एक कांग्रेस समिति नामक कमेटी है वो गठित थी, ठीक है, और इसी कांग्रेस समिति का बाद में नाम बदल करके अलवर प्रजामंडल है वो कर दिया था 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1948 में की गई थी रमेश चंद्र ओझा, अभयमल और लादूराम व्यास के द्वारा 1948 को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा में की गई 1943 को। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा की गई। और शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह और लादूराम व्यास के द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। तो इस प्रकार से एक में ए हो जाएगा, 2 में 3 है, एक में ए के साथ में 2 में 3, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के बहुत से सवाल है वो पूछे जाते हैं, कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। और मारवाड़ के काफी जो राजनीतिक संगठन है इससे संबंधित बहुत बार हमें सवाल है वो वेरियस टाइम देखने को मिले हैं। तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। मारवाड़ प्रजामंडल की अगर बात करें, यानी कि मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों की बात करें, तो सर्वप्रथम मारवाड़ में 1918 में एक सभा की स्थापना हुई थी जिसका नाम है मरुधर हितकारिणी सभा। 1918 में किसने स्थापित की थी मरुधर हितकारिणी सभा? तो इसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने, ठीक है। तो 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। उसके बाद में 1920 में मारवाड़ सेवा संघ आ गया, मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है। 1923 में जयनारायण व्यास ने क्या किया कि जो मरुधर हितकारिणी सभा है इसका पुनर्गठन करके क्या कर दिया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। 1931 में जो आपकी मरुधर हितकारिणी सभा थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इसका विलय किस में कर दिया था? मारवाड़ यूथ लीग। तो आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो मई 1931 में। और 1938 में आपका क्या कर दिया था? मारवाड़ लोक परिषद,
मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, और मारवाड़ लोक परिषद का गठन है वो किया था रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सीक्वेंस वाइज कालक्रम के अनुसार 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा मरुधर हितकाणी सभा की स्थापना की, और इसी मरुधर हितकाणी सभा को पुनर्गठित करके 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकाणी सभा है वो नाम रख दिया। इसके बाद में 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है, और 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ 1934 में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी की जाती है, और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय जो व्यक्ति थे उसका नाम है छगनलाल चौपासनी वाला। छगनलाल चौपासनी वाला, एक नाम है अवैमल मेहता, और एक नाम आता है भंवरलाल सर्रा। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो मारवाड़ हितकाणी सभा तो 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग मई 1931 में जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल तो ये 1934 में छगनलाल चौपासने वाला, भंवरलाल सर्रा और अभयमल मेहता के द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखा जाए तो एक नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद में 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 यानी कि विकल्प नंबर हमारा 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों से संबंधित हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। तो रणहस्तिन का जो विरुद्ध धारण किया था, रणहस्तिन की उपाधि जो धारण की थी वो किसने अडॉप्ट की थी, वत्सराज ने की थी। और वत्सराज गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रसिद्ध शासक था। और हम जब राजस्थान की जो भाषा और साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम सुनते हैं उद्योधन सूरी। उद्योधन सूरी, और उद्योधन सूरी ने जालोर में रहते हुए इसी वत्सराज के शासन काल में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है कोलेमाला। ठीक है, तो कोलेमाला की रचना उद्योधन सूरी ने किसके शासन काल में की थी, प्रतिहार वत्सराज, जिसको रणहस्तिन की उपाधि भी दी गई है। और इसी कोलेमाला में राजस्थान यानी कि 18 देशी भारतीय भाषाओं का है वो उल्लेख किया गया है। और 18 देशी भारतीय भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान के लिए मरु भाषा नाम देखने को मिलता है, और यही आज की राजस्थानी है। ठीक है, तो राजस्थानी का प्राचीनतम अगर हमें उल्लेख मिले तो वो कोलेमाला में मिलता है, मरु भाषा के रूप में उद्योधन सूरी के द्वारा वत्सराज के शासनकाल में लिखी गई थी। अगर इन और प्रतिहार शासकों की बात करें तो प्रतिहार शासक नागभट्ट ने अपनी जो राजधानी है वो भीनमाल को बनाया, और नागभट्ट को क्या कहा जाता है, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहां पर कहा गया है, एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ग्वालियर। तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है, और इसे महाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी प्रदान की गई है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय को प्रदान की गई है। और मिहिर भोज आपको पता ही होगा, मिहिर भोज को आदि वराह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिहिर भोज आदि वराह, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। वत्सराज को रणहस्तिन, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक,
और महाधीराज परमेश्वर, नागभट्ट द्वितीय को ब्रह्म भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेव गोविंद रानड़े, केशव चंद्र सेन और बंकिम चंद्र। वैसे ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की सीरीज है, इसीलिए फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इंडियन हिस्ट्री से जो संबंधित जो सवाल हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है इस सीरीज में, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो राजस्थान से भी किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, तो ऐसे सवालों को इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ दयानंद सरस्वती का वैसे इंडियन हिस्ट्री से संबंध ये सवाल रखता है, लेकिन फिर भी राजस्थान से संबंधित भी काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर के, इनकी सलाह से दयानंद सरस्वती जी ने अपने जो विचार है उनका प्रकटन हिंदी भाषा में है वो करने का निर्णय है वो लिया था। अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा प्रकाश? और ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये आपका किस भाषा में लिखा गया है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप निश्चित तौर पर संस्कृत करेंगे, लेकिन संस्कृत नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश भी आपका हिंदी भाषा में लिखा गया दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के संबंध में और बात करें तो इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी सर्वप्रथम कहां पर आए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में सरस्वती जी सर्वप्रथम 1865 में आए थे, और कहां पर? करौली में। करौली के शासक थे जिसका नाम है मदनपाल। मदनपाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती जी 1865 में सर्वप्रथम राजस्थान आए थे, और यह सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि दयानंद सरस्वती जी का उदयपुर से बहुत निकटतम संबंध रहा है। उदयपुर के जो महाराणा है सज्जन सिंह, इनके शासनकाल में ये काफी है वो समय इन्होंने बिताया था, और 1883 में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, और महाराणा सज्जन सिंह को परोपकारिणी सभा का है वो सभापति बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या प्रताप सिंह? तो जयपुर के शासक जिसका नाम है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को भर्ती में, सेना भर्ती में शामिल किया था। और दादू पंथियों की जो एक नागा उपशाखा है, इस नागा उपशाखा के प्रवर्तक कौन है? तो संत सुंदरदास ये दादू पंथियों में नागा उपशाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने नागा फौज का गठन कब किया, तो जय सिंह ने 1726 में नागा फौज का गठन किया था। और ये जो नागा संप्रदाय के जो साधु है वो आपके इस नागा फौज की टुकड़ी में है वो शामिल हुए थे, और ये आपके वेतनभोगी थे। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ में सर्वप्रथम नागा फौज का गठन किसने किया, तो या सेना में नागा जो सैनिक है इनको भर्ती किसने किया, तो ये किया था जोधपुर के मान सिंह के द्वारा। ठीक है, मारवाड़ में किसने किया था? मान सिंह ने किया था। 1805 में मान सिंह ने नागा फौज की है वो गठन है वो किया था। देखिए, दादू संप्रदाय के मेनली आपकी 5 शाखाएं हैं वो बताई गई हैं। एक तो है खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादे। ठीक है, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादे। तो खालसा ये दादू पंथियों का प्रमुख जो पंथ था, और दादू जी की मृत्यु के बाद में गरीबदास जी और मिश्किन दास जी है इस पंथ के आपके मेन अनुयायी है वो बने थे। और खाकी की बात करें तो खाकी देह पर जटा और
सिर पर जटा धारण करते हुए देह पर भस्म लगा करके है वो फिरते रहते थे और ठीक इसी प्रकार के विरक्त थे। नागा के बारे में हमने बता ही दिया। और उत्तरादे की बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तरादे बनारसी दास को उत्तरादे संप्रदाय, उत्तरादे जो दादू पंथ की एक शाखा है, इनके संस्थापक के रूप में है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये पंजाब हरियाणा में विशेष तौर पर राजस्थान के साथ साथ में निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में निवास करने के लिए इन्हें उत्तरादि के नाम से है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये दादू पंथियों की प्रमुख 5 शाखाएं हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खाकी, खालसा, नागा, विरक्त और उत्तरादे। इसके अलावा कहीं कहीं बुकों में आपको नियंग भी शाखा है वो देखने को मिलती है, कहीं पर 6 शाखाएं भी लिखी हुई है, लेकिन ऑथेंटिकली बुकों में आपको मेनली 5 शाखाएं ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर किसने बनाया था? कंकन देव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने या चामुंडराज परमार ने? तो अर्थुणा का जो मंडलेसा का मंदिर है ये आपका चामुंडराय परमार ने बनाया था। ठीक है, अर्थुणा की बात करें तो अर्थुणा ये कहां पर पड़ता है, तो ये बांसवाड़ा में पड़ता है और ये आपकी प्राचीन काल में परमार शासकों की राजधानी रहा करता था। तो प्राचीन समय में परमारों की राजधानी कौन सी थी, प्रश्न पूछा जाए तो वो थी अर्थुणा बांसवाड़ा। और चामुंडराज जो परमार है इन्होंने 11वीं सदी में अर्थुणा में मंडलेशा शिव मंदिर का है वो निर्माण करवाया था। अर्थुणा विशेष तौर पर शिव मंदिर, जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन काल के शिव, जैन और वैष्णव मंदिर है वो बने हुए हैं। किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी यानी कि नील रत्न बनर्जी और KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, पहाड़, गणेश्वर और बेराट। तो बेराट का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम बड़े स्तर पर किया था दयाराम साहनी ने, DR साहनी ने 1937 में बड़े स्तर पर यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। उसके बाद में 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। बेराट की बात करें तो बेराट में जो मकान वगैरह बनाए गए हैं उसमें ईंटों का प्रयोग बड़े स्तर पर है वो किया गया है। ठीक है, काफी बार सवाल भी पूछा जाता है कि कहाँ पर ईंटों का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेराट में पत्थर भी बहुतायत में पाए जाते थे, पत्थरों के बावजूद भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी है। इन्हीं डूंगरियों पर, इन्हीं पहाड़ों पर मौर्य शासक यानी कि मौर्य काल के काफी अवशेष मिले हैं। अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर 36 मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं एक कपड़े में बंधी हुई। और इस 36 मुद्राओं में 8 जो पंचमार्क की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि बेराट का संबंध यूनान और ग्रीक से भी रहा था। ठीक है, तो बेराट में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इस यहाँ की बेराट की सभ्यता है वो मानी जाती है। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें आपको इस संबंध में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें गणेश्वर की, तो गणेश्वर में 2800 ईसा पूर्व की प्राचीन सभ्यता का अवशेष मिला है और यहाँ पर भी उत्खनन कार्य किया था RC अग्रवाल के द्वारा, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। और यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक यानी कि नीले व काले मृतपात्र मिले हैं। साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि नीले काले मृतपात्र के साथ साथ में यहाँ पर बड़ी मात्रा में ताम्र भंडार मिले हैं। और ये जो तांबे हैं इसमें 99% है वो तांबे की प्योरिटी है वो देखी गई है, 99% शुद्धता देखी गई है। आहड़ की बात करें तो आहड़ की सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य है वो आपका AK व्यास के द्वारा 1953 में किया गया था। उसके बाद में RC अग्रवाल और HD शंकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। ये उदयपुर में स्थित है और इसे आघाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा आप सभी को पता होगा हनुमानगढ़ में है
और काली मूंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। और ए घोष, अमलानंद घोष ने यहाँ पर 1952 में सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। और उसके बाद में आपके 1961 से लगा करके 64 तक एमडी खरे, बीके थापर, बीबी लाल, इन्होंने उत्खनन कार्य में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बेराट के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेराट में चीनी यात्री वेनसांग है, वो भी आया था यहाँ पर। और चीनी यात्री वेनसांग ने बेराट को पोलियो तोलो कहा। पोलियो तोलो, तो ये सवाल भी एक बार आरपीएससी के किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। और बेराट के बारे में चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा कि यहाँ के जो बेल और भेड़ है ये काफी प्रसिद्ध है, उनको दिलचस्प लगे। बेल और भेड़ के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के आरंभ में कौन सा युग्म असंगत है? देशी रियासत दे रखे हैं और आगे पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, भरतपुर, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है जेडी हॉल है, तो यही आपका गलत है। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। ठीक है। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के दौरान मॉरिसन था। जेडी हॉल की बात करें तो जेडी हॉल सिरोही का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। बाकी वाले आप ध्यान रखेंगे, जयपुर का कर्नल ईडन था, मेवाड़ का मेजर शॉवर्स था, मारवाड़ का मैकमोसन था। ठीक है। इसके अलावा आपका एक नाम ध्यान रखेंगे, राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, आप सभी को वैसे पता ही होगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ये आपका क्या था? जयपुर का, सॉरी, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर या मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर, सिरोही, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं किस संत की हैं? लालदास की, रामचरण की, सुंदरदास की और चरणदास की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, चरणदास जी ने धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला नामक रचनाएं है वो लिखी हैं। चरणदास जी ने एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था जिसका नाम है चरणदासी संप्रदाय। ठीक है। और इसकी प्रधान पीठ है, ये आपकी कहां पर है? दिल्ली में है। और राजस्थान में चरणदासी संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है वो कहाँ है? अलवर के डेहरा में है। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख है वो पीठ है। इसके अलावा बात करें विकल्पों की तो सुंदरदास जी ने दादू संप्रदाय के एक साधु थे, इन्होंने नागा संप्रदाय का प्रवर्तन किया, हमने पढ़ा। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है सुंदर विलास। तो सुंदरदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सुंदर विलास। रामचरण जी ने रामस्नेह संप्रदाय की स्थापना की, शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके प्रधान पीठ है। और इनके जो उपदेश है वो एक ग्रंथ में संकलित है जिसका नाम है अणभे वाणी। ठीक है। और लालदास जी की बात करें तो लालदास जी ने धौलीदू अलवर से संबंध रखते हैं, मेव संप्रदाय के प्रवर्तक, यानी कि इन्होंने लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और मूलतः ये मेव परिवार में जन्मे थे, मेव मुसलमान थे। ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम सम्मिलनता के प्रतीक माने जाते हैं संत लालदास जी। और इन्होंने अपने जो आध्यात्मिक विचार है वो संकलित है लालदास जी की चेतावनियां। ठीक है। लालदास जी चेतावनियां में इनके जो उपदेश है लालदास जी के वो संकलित हैं। तो ये आप इन संतों के महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के बारमल, आमेर के जगन्नाथ कछवार। तो देखिए, बलूच विद्रोह है ये उसी समय से लगा करके राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज तक भी बलूच विद्रोह है वो चल रहा है। ठीक है। तो ये आपका विशेष तौर पर कांधार का था, पाकिस्तान का। ठीक है। तो इस विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है।
बीकानेर के राय सिंह को वैसे अकबर ने 1572 में अपना प्रशासक नियुक्त किया और 1574 में इनको महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान करके बीकानेर का है वो शासक नियुक्त कर दिया था। और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बीकानेर का जो दुर्ग है जूनागढ़, ये आपका बीकानेर के शासक राय सिंह ने ही बनवाया था। अकबर ने इसे कांधार और गुजरात अभियान, काबुल नहीं, कांधार और गुजरात अभियान में अकबर ने इसे भेजा था और उन्होंने बहुत ही वीरता का यहाँ पर प्रदर्शन किया। ठीक है, और इन्हें देवी मुंशी प्रसाद ने क्या कहा है, राजपूताने का कर्ण कहा है। किसने? देवी मुंशी प्रसाद ने। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। और बीकानेर का जो कल्याणमल था यह राठौड़ों का पहला शासक था, राजस्थान का प्रथम राठौड़ शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब? 1570 के नागौर दरबार में। और आमेर का भारमल राजपूताने का ऐसा पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए 1562 में सर्वप्रथम मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किया था। ठीक है, तो इसमें बीकानेर के राय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में सजोए। और क्रम कौन सा है? आरोही, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो बेराट की ऊंचाई है 704 मीटर, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, ये आपकी सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। और शेर, ये इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद में अरावली की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है शेर। ठीक है, तो अवरोही क्रम कहे तो हम पहले रखते शेर को, लेकिन यहाँ आरोही क्रम कहा है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हमें जाना है। तो छोटी कौन सी हो गई? बेराट, उसके बाद में कुंभलगढ़ ए सी, तो ए सी, और इसके बाद में अचलगढ़ बी और डी, यानी कि विकल्प हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सी बी और डी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं पाली और धौलपुर, टोंक और पाली, पाली और जैसलमेर, टोंक और जैसलमेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात, तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, कई बार डिस्कस भी हम करते रहते हैं कि राजस्थान का पाली ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1000 से भी अधिक है। कितना है? 1003 है। तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है पाली, और शहरी जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक किसका है? टोंक का है 985। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किसका है, तो न्यूनतम शहरी यहां लिख देते हैं। ठीक है, शहरी में सर्वाधिक तो किसका हो गया, और ये है न्यूनतम, तो सर्वाधिक तो हो गया टोंक का, और न्यूनतम अगर शहरी की बात करें तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का हो जाएगा। जैसलमेर का कितना है आप पूछेंगे, तो जैसलमेर का है 807 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, और टोंक का कितना है 985। तो ये तो हो गया शहरी। अब बात करते हैं रूरल का, ग्रामीण का। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, कितना है 1003। ठीक है, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये है आपका धौलपुर का, कितना है 841। तो ये अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का 985 है, यहाँ 87 नहीं 985। ठीक है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का 985, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है ये जैसलमेर का है 807। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है 1003, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का 841। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात है वो ऑल ओवर कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात है वो 928 है,
यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। और राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है? औसत शहरी लिंगानुपात, तो औसत शहरी लिंगानुपात है 914। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो एवरेज जो रूरल सेक्स रेशियो है वो 933 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात वाले भी फैक्टर हैं, तो वो भी हम जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में यहाँ पूछे जा रहे हैं तो हम समय समय पर उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना आप जो फैक्ट्स है वो एक लेक्चर में आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। तो इस प्रकार से आपका बर्डन भी नहीं होगा और धीरे धीरे चीजों को आप है वो अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। मोडक, लाखेरी, ब्यावर और खारिया। तो सर्वप्रथम जो सीमेंट का कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में लगाया गया था क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में। ठीक है, तो 1915 लाखेरी बूंदी, 2 नंबर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। तो लिंगानुपात, ऑल ओवर लिंगानुपात की बात करें तो अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के 5 जो जिले जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर तो है डूंगरपुर जिसका लिंगानुपात 994 है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा राजसमंद, उसका लिंगानुपात 990 है। तीसरे नंबर पर आता है पाली जिसका लिंगानुपात 987 है। और चौथे नंबर पर है प्रतापगढ़ जिसका 983 है। और 5वें नंबर पर आ जाएगा बांसवाड़ा जिसका लिंगानुपात 980 है। तो 994, 990, 987, 83 और 80 है। तो ये 5 जिले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। तो यहाँ पर तो एक तो विकल्प हमारा दिया गया है कौन सा? डूंगरपुर का। ठीक है, दूसरा विकल्प है 3 नंबर वाले पाली का, तीसरा विकल्प है आपके 4 नंबर वाले प्रतापगढ़ का। तो इसमें करौली और भरतपुर पहले वाले में है नहीं, दूसरे वाले में पाली है लेकिन गंगानगर, सवाई माधोपुर नहीं है, इसमें भी आपका ये नहीं होगा। तो फाइनली हमारा जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। तो सर्वाधिक कहे, न्यूनतम कहे, तो टॉप 5 है वो आपको ध्यान में रखना है, हर प्रकार से आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, बीगोद जिला भीलवाड़ा के किन नदियों का संगम स्थित स्थल है? तो बीगोद, बेड़ा, बनास, बेड़ज और मैनाली है, इनका संगम स्थल है बीगोद भीलवाड़ा में। इसके अलावा बनास डाई खारी है, ये आपकी टोंक के राजमहल में आकर के मिलती है। और एक है बनास चंबल सीप, बनास के साथ में चंबल और सीप नदियां हैं, ये आपकी कहां से मिलती है? बनास चंबल सीप है, ये आपकी सवाई माधोपुर के रामेश्वर में मिलती है। ठीक है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास चंबल सीप। इसके अलावा एक है आपकी सोम माही जाखम, ये जो त्रिवेणी संगम है सोम माही और जाखम का, ये आप सभी को पता ही होगा, बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा नहीं, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम माही और जाखम नदियों का है वो संगम होता है। और बेणेश्वर जो धाम है ये, इनके संस्थापक कौन थे? तो हमने डिस्कस किया पहले भी, इनके संस्थापक संत माव जी, जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की और चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की जो कि वाद विवाद शैली में लिखित है। नेक्स्ट है, कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा और मालवी। तो मालवी है, ये आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ये किसकी है? तो ये आपकी गाय की नस्ल है। और ये कहाँ की है? तो आपसे पूछा जाए कि मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, तो मालवी गोवंश की नस्ल का उत्पत्ति स्थल राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़ है। और मालवी को भी 2 भागों में, 2 प्रकार से इनके 2 सब टाइप हैं, एक तो है बड़ी मालवी, ठीक है, और एक है छोटी मालवी। तो छोटी मालवी मुख्यतया कोटा जिले में इस प्रकार की नस्ल देखने को मिलती है, और बड़ी मालवी है ये हमें झालावाड़ जिले में देखने को मिलती है।
इसके अलावा मगरा की बात करें तो ये आपकी बीकानेर चूरू के आसपास में देखने को मिलती है और इसे चक्री और शेखावाटी चोकला के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर और अजमेर इत्यादि इन जिलों में देखने को मिलती है। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है। मालपुरा ये आपकी टोंक, जयपुर के आसपास में मालपुरा भेड़ की नस्ल है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा चक्री भी भेड़ की नस्ल है, ठीक है। पूगल भी भेड़ की नस्ल है। तो ये प्रमुख भेड़ों की नस्ल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है जयपुर, भरतपुर, नागौर और डूंगरपुर में। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। AW जलवायु प्रदेश डूंगरपुर जिला, इसके अलावा यहाँ पर बांसवाड़ा जिला और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है ये, और एक है आपका झालावाड़ जिला। इन जिलों में AW प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है और इसी AW जलवायु में सर्वाधिक है वो वर्षा वाले ये प्रदेश है कोपेन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वो स्थित है। तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है जो कि बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी। कब? 2004 में, ठीक है। 2004 में देवगढ़। और राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना आपसे पूछा जाए तो पहली पवन ऊर्जा परियोजना है वो है अमर सागर। अमर सागर परियोजना 14 अगस्त 1999 को जैसलमेर में स्थापित की गई थी। उसके बाद में 2004 में प्रतापगढ़ में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वो स्थापित की। इसके बाद में आपकी एक है बीचली जो कि फलोदी जोधपुर में बीचली पवन ऊर्जा परियोजना। इस प्रकार से राजस्थान में पवन ऊर्जा है वो दिनों दिन प्रगति की ओर है वो बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें इतने ही सवाल थे आज के सेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट आने वाले ROEO की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सब्जेक्ट से संबंधित आपको 40+ व्याख्या सहित अध्यायवार प्रैक्टिस टेस्ट है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ में आपकी जो शहरी योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उनके भी आपको 2 बेहतरीन टेस्ट है वो इस टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में 50% की विशेष छूट भी अवेलेबल है। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी AEN सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 25 टॉपिक टेस्ट ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और इन टेस्ट सीरीज के साथ में आपको AEN सिविल के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए थे उन एग्जामों की PDF भी आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। और राजस्थान GK की बेहतरीन तैयारी, आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आपको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको बेहतरीन टेस्ट है वो 50 टेस्ट टॉपिक आधारित टेस्ट है वो मिलेंगे और सारे के सारे टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। प्रत्येक टेस्ट में आपको 80 से लगा करके 100 तक बेहतरीन व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ज्वाइन करने के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स, क्विजेज और भी PDF और ई-बुक इत्यादि आपको मिलती रहेगी। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ में ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलने वाले और महत्वपूर्ण चीजों का भी आप हिस्सा अवश्य बने और उनका अभ्यास है वो करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से कंप्लीट देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ साथ ये भी बताएं कि आज के जितने भी हम सवाल किए थे, पता नहीं सवाल कितने थे क्योंकि कंटिन्यूसली ये सवाल इसमें नहीं थे। कहीं पर GK इंडिया GK के आ गए थे, कहीं पर रीजनिंग के आ गए, कहीं पर हिंदी के आ गए, तो उनको हमने एक्सक्लूड किया और राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति और भूगोल के जितने सवाल थे उनको हमने यहाँ पर है वो ऐड किया है। तो इन सवालों में से आप काउंट करके बताइए कि टोटल जो सवाल है इसमें से आपने कितने सवालों का सही और सटीकता के साथ में आप आंसर है वो दे पाए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।